हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर बेस्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वंस अगेन for you people in my YouTube channel. Actually, I was too much busy in some work and it was not sufficient arrangement there जहाँ मैं गया था, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था. Now I am back to my home and once again for you I am available and continuously I will upload more and more video for your betterment. My dear student, today I will discuss one of the beautiful topic of class 11th of chapter vector. Vector पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी अपने चैनल पे. वेक्टर 01, वेक्टर 02 और वेक्टर 03 अपलोड हो चुका है. This vector is not only for class 11 but for all the student which are facing problem to solve numericals of the physics. न्यूमेरिकल्स में बेटा वेक्टर का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है. बहुत ही प्यारा टॉपिक है. इसके 3 जो पिछले के लेक्चर्स हैं वो सारा आप कंटिन्यू अच्छे से देखो एंड आई होप कि जितने सारे लेक्चर अभी तक 3 जो हुए हैं उसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा. देन आफ्टर आप इस लेक्चर को देखो तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में. मीन्स दो वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं. कुछ रूल्स है उसके, 1 बाय 1 करके उस पर मैं फोकस करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर हेडिंग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स हम लोग अभी सीखेंगे कि हम दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं. तो यहाँ पे ना मैं आपको पहले डेफिनेशन समझाऊंगा. वेक्टर को जोड़ने का 2 तरीका होता है. एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. उसके बाद पार्टिकुलर जो उसका डेरिवेशन है मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, और डेरिवेशन भी मैं आपको समझाऊंगा. फिर उसके बाद उसके कुछ स्पेशल केसेस जो हमेशा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो ये सारा कुछ सिस्टमेटिक आज के लेक्चर में आने वाला है. कंटिन्यू आप देखो एंड कंटिन्यू ही देखना, नहीं तो आप लाइक नहीं कर पाओगे हमारे वीडियो को. वैसे भी मैं ज्यादा बोलूंगा तो कहीं आप डिसलाइक ना कर दें. आई होप कि आप मेरे बच्चे हमारे मेरे वीडियो को डिसलाइक नहीं कर सकते, बिकॉज मैं अपने एफर्ट से, मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट देता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दूं. और ये मेरा एकदम पर्सनल फील है कि मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम फील कराऊं, अच्छे से मैं समझाऊं. एंड आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि यू पीपल आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई लेक्चर. बिल्कुल से आपका कहीं कोई टाइम वेस्ट मैं नहीं करता. मैं नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो. कमेंट के लिए बोलता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट करो. अगर आप हमारे ग्रुप में हो, जो एक हमारा ग्रुप है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में हो तो आपको इस पे भी कमेंट करने का कोई नीड नहीं है. अगर आप आउटसाइडर्स हैं, मेरे सिटी के नहीं हो, बाहर के हो, तो आप कमेंट करो यूट्यूब चैनल पे. उसके थ्रू मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करता हूँ. मैंने ऐसा बहुत बार किया भी है. तो जल्दी से आप हेडिंग लगा लो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. एडिशन ऑफ टू वेक्टर में सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए कुछ स्टेप्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे. उस स्टेप को आप फुलफिल करो कंप्लीटली, आप इसके रिजल्टेंट तक पहुंचोगे. सबसे पहले जो स्टेप्स है मैं उसको राइट कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए. फर्स्ट स्टेप ये करना है आपको कि पुट द टेल ऑफ वन वेक्टर ऑन द टिप ऑफ, टिप को हेड भी बोलते हैं ना, पक्का हेड ही लिख दो क्या, ऑन द हेड ऑफ another vector, on the head of another vector. फर्स्ट स्टेप में आपको ये काम करना है. सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा द लाइन which joins the
tail of first vector to the head of second vector is called resultant vector. ठीक है, अभी आप थोड़ा फील करो, जैसे आप मान लो कि ये एक वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए मैंने इसको बोला, एंड दिस इज अनदर वेक्टर, दिस अनदर वेक्टर इज बी। ठीक है, अब हमको ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड लैटरली और पैरेलली। आप वेक्टर को लैटरल पैरेलल तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। तो हमने ऐसा किया कि इस वेक्टर को हम यहां से ऐसे शिफ्ट किए। ध्यान ये रखना है, आप लाइन पढ़ो, पुट द टेल ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर के टेल को पुट करना है कहां, ऑन द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। अब ये वेक्टर ए को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, और आप कंसीडर करो कि वेक्टर बी को मैंने कुछ ऐसा शिफ्ट किया कि वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पे आ गया। तो ये वेक्टर भी यहां से शिफ्ट होके ये ऐसा चला गया। तो ये हमारा हो गया वेक्टर बी। शिफ्ट करने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए वेक्टर का, लैटरल पैरेलल तरीके से हमने शिफ्ट किया। अब आप देखो ध्यान से, वेक्टर ए के सर के ऊपर वेक्टर बी का पैर है, इसके टिप के ऊपर, हेड के ऊपर इसका टेल है। उसका सेकंड लाइन क्या बोलता है, द लाइन विच ज्वाइंस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर का टेल, द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। मतलब आप एक ऐसा लाइन बनाओ जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट हो और सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाए। ये हमने एक लाइन बना लिया। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर, एंड यू कैन से रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बेटा जो फाइनल फिगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा है, तीन साइड है, तीन एंगल है, मींस दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल। दैट्स व्हाई दिस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पक्का बात है, वेरी सिंपल स्टेप। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि व्हाट यू मीन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोर्ड में पूछ सकते हैं, स्कूल वाला यार हो तो कुछ भी पूछ सकते हो लोग। अगर पूछते हैं तो आप ये सारे लाइंस को फॉलो करें, बिल्कुल अच्छे से ये डेफिनेशन को क्लियर करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अपने को माइंड में रखना है कि एक वेक्टर के सर के ऊपर दूसरे वेक्टर का पैर रखना है। पहले वेक्टर के पैर से दूसरे वेक्टर के सर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। वेरी क्लियर इट इज। ये दोनों लाइन आप पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, फर्स्ट वेक्टर ए हमने माना है, ए के सर के ऊपर बी का पैर है, मतलब ए के हेड के ऊपर बी का टेल है, ए के टेल से बी के हेड को मिलाने वाला लाइन अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, राइट इट फास्ट। सेकेंड जो हमारा लॉ है वेक्टर को ऐड करने का, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर को जोड़ने का पैरेललोग्राम लॉ, उसमें भी कुछ पैरेललोग्राम जैसा बनेगा। अभी आप पूरा समझो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। सेकंड नंबर में आप लोग हेडिंग लगाओगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसमें भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप इसका बोलता है ज्वाइन द टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के अपना टेल को ज्वाइन करो, दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन करो। अब ये स्टेप समझो। सेकेंड स्टेप बोलता है ज्वाइन द टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर as the two adjacent sides, as the two adjacent sides of पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकेंड स्टेप बोलता है ड्रॉ
एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाइए। थर्ड स्टेप बोलता है ज्वाइन द लाइन विच ज्वाइन, the line which join the common tail to the point of intersection, अभी क्लियर होगा, to the point of intersection, the line which joins the common tail to the point of intersection is called resultant vector, is called resultant vector। अब यहाँ पे आप समझो, कंसिडर कर लो कि एक वेक्टर आपका ये ए वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर ये आपका बी है। अब इन दोनों वेक्टर को आपको जोड़ना है। मैंने बोला फर्स्ट स्टेप में कि दोनों वेक्टर, देखो यहाँ पे देखो, ज्वाइन द टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर एज द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एक वेक्टर हमारा ऐसा था, दूसरा वेक्टर ऐसा था, हमने इन दोनों के टेल को ऐसा ज्वाइन कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में ए वेक्टर को हमने ऐसे स्लाइड कर लिया, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के टेल से हमने मैच कराया। ये वेक्टर ए है और ये है हमारा वेक्टर बी, पक्का बात है। अब आप देखो, दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे आ गया और इन दोनों को हम एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो आपने बेटा जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है पैरेललोग्राम क्या है। वैसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं जिसके आमने सामने का साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो यहां से अब आप एक लाइन खींचो इसके पैरेलल। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि वेक्टर ए के पैरेलल है और फिर इसके टिप से बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये वेक्टर बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब पैरेललोग्राम हमारा रेडी हो गया। इसी पॉइंट को देखिए बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ना आप कॉमन टेल से मिला दो। जो वेक्टर आपको मिला, दिस इज द वेक्टर आर, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। एंड वंस अगेन यू कैन से रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये है आपका पैरेललोग्राम। इसको एज अ नोट्स आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्कूल वाले ही पूछते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, बस अपने को कॉन्सेप्ट के लिए समझ रखना है, माइंड में रखना है इसको। ओके, राइट इट फास्ट। नाउ जो डेरिवेशन स्कूल एग्जाम वाले बार बार पूछते हैं और जिस फॉर्मूले का हमको इंतजार है, जो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। एंड द ब्यूटीफुल फॉर्मूला इज रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड इट्स डायरेक्शन। अब इन सब के बारे में अपने को समझना है, ठीक है। आप हेडिंग लगा लो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अभी भी हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर को हम जोड़े तो अपने को रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब आप एक सीन समझो, कंसिडर कर लो कि ये हमारा वेक्टर ए है, ओके, ये हमारा वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये थीटा 60, 30, 45, 37 कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे दो वेक्टर का अपने को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मींस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
अब ये रिजल्ट आपको कहां से मिलेगा यही अपने को समझना है। सबसे पहले आप ऐसा करो कि यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज बी, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, ये एंगल आपने तब लिया है जब इन दोनों का ना बेटा, ये आप यहाँ पे देख लो, दोनों का टेल एक पोजीशन पे है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है थीटा वो एंगल है जब इन दोनों का टेल एक पोजीशन पे आता है। वैसे आप शिफ्ट करोगे तो टिप के बीच में भी इतनी ही एंगल आएगी, इसको माइंड में रखना है। अगला स्टेप समझो डेरिवेशन के लिए, हमको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से इसको हमें पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हुआ हमारा, ये बेटा हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट। ऐसा करते हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ रिजल्टेंट के टिप से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप सोचो, कुछ नेम कर देते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं G, इस पॉइंट का नाम H, कुछ और दूं क्या, बोलो क्या दूं, A B C सब तो यूज हो रहा है, R भी यूज हो रहा है, तो हम नाम कुछ दे देते हैं, मान लो M N, इसका दे देते हैं P, इसका दे देते हैं Q। ठीक है, अब आप समझो कि जब ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। और आपको पता है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड लैटरली और पैरेलली, ये वेक्टर b है तो ये वेक्टर भी b होगा। अब वेक्टर b का बेटा दो कंपोनेंट, लास्ट लेक्चर में हम आपको कंपोनेंट समझाए हैं। ये वेक्टर b, ये एंगल थीटा, तो यहां से यहां तक b का कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा, और इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। अब हम आपको एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखो। ट्रायंगल अपने को बात करना है इन ट्रायंगल MQP में, इन ट्रायंगल MQP, इस ट्रायंगल में आप अगर ध्यान से देखते हो तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब बेटा एंगल P 90 हो गया तो इस ट्रायंगल में MQ साइड आपका हाइपोटेनस हो गया, MP साइड आपका बेस हो गया, और PQ साइड आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो आप लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, सिंस h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है। h बोले तो हमारा ये है MQ, ये MQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, पूरा बेस है MP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा PQ का स्क्वायर। नाउ MQ बोले तो R, ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू MP को आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट P है, इसके बीच में एक पॉइंट N है बेटा। M से N तक A है वैल्यू, N से P तक का वैल्यू है B cos थीटा। ठीक है, तो पूरा MP आप क्या लिख सकते हो, पूरे MP को आप लिख सकते हो MN प्लस NP का होल स्क्वायर एंड प्लस PQ का डायरेक्ट वैल्यू है आपका B sin थीटा, तो दिस इज B sin थीटा का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज R स्क्वायर इज इक्वल टू MN का वैल्यू A प्लस NP का वैल्यू B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर एंड प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको अब आप A प्लस B के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो दिस इंप्लाइज R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस दिस इज B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यहाँ है B के साथ तो cos थीटा, प्लस ये टर्म है आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक फैक्टर देखो आप, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप देखो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
इन दोनों में से अगर आप बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली क्या मिलता है अपने को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, इन दोनों में से आपने कॉमन निकाला बी स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 हो गया, तो प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ये एक फैक्टर है आपका 2ab cos theta, and finally therefore r is equal to root under a square plus b square plus 2ab cos theta। ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल के आया, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। I hope all the points are very clear. It is an easy derivation. Write it fast. Completed. Now मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो बेटा कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ, यहाँ पे वेक्टर ए के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा। मान लो आप वेक्टर ए के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा। फिर से आप इसी ट्रायंगल में देखो, हेडिंग लगा लो एक छोटा सा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। तो डायरेक्शन में हमने क्या देखा, रिजल्टेंट वेक्टर आर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। लेट आर मैक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। इसी ट्रायंगल में आप फिर से एक बार देखो, इन ट्रायंगल एम क्यू पी, इस ट्रायंगल में ना आप मेरे को वैल्यू बताओ tan अल्फा का। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर b sin थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका b sin थीटा, डिवाइडेड बाय बेस हो गया पूरा आपका एमपी। एमपी का मतलब a प्लस बी कॉस थीटा है। m से n a है और n से p तक b कॉस थीटा है, तो पूरा बेस हो गया आपका a प्लस बी कॉस थीटा। बेटा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपने को रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता चलता है। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस अल्फा गिव्स द डायरेक्शन। ये अल्फा क्या देता है आपको, ये अल्फा देता है डायरेक्शन। राइट किए, राइट करो फास्ट। अब इसके हम स्पेशल केस पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई होप दिस इज इजी डेरिवेशन एंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप एक प्यारा सा छोटा सा हेडिंग लगा लें, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट जो स्पेशल केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ये है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन,
आर इन सेम डायरेक्शन। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब या तो दोनों पैरेलल होगा या एक के ऊपर एक होगा, ऐसा होगा सेम डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनके बीच की एंगल जीरो होगी। तो देयरफॉर इनके बीच का एंगल थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट की अगर बात करें, r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। थीटा की जगह पे अपने को पुट करना है 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो रिजल्टेंट हो गया सिंपली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, r इज इक्वल टू रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड फाइनली r इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, जैसे आप एग्जांपल समझ लो, मान लो ये फ्लोर है, फ्लोर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक फोर्स लगता है इस पे F1, ये है 6 न्यूटन का, इसका डायरेक्शन ईस्ट है। एक दूसरा फोर्स लगता है इस पे F2, 10 न्यूटन का, इसका भी डायरेक्शन ईस्ट है। तो यहाँ पे बेटा नेट फोर्स कितना होगा, सिंपली आप देख लो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। F1 भी ईस्ट की तरफ है, F2 भी ईस्ट की तरफ है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ऐड करोगे। तो नेट फोर्स F1 प्लस F2 मीन 6 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, बोले तो नेट फोर्स इज 16 न्यूटन। कॉन्सेप्ट बन रहा है? ओके, सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लो आप कि दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। केस 2, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इनके बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 एंड cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया एंड फाइनली आपका रिजल्टेंट हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप मान लो ये एक बॉल है, इस पे इधर F1 का वैल्यू है 3 न्यूटन, ये इस पे एक दूसरा फोर्स लग रहा है F2, इसका वैल्यू है 4 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लगने वाला है, चूंकि इनके बीच का एंगल 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सिंपली नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर 25, बोले तो 5 न्यूटन। नेट फोर्स यहाँ पे कितने का लगा, 5 न्यूटन का लगा, जब इनके बीच के एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। एक और केस हम डिस्कस करेंगे, वो भी आप देख लो। केस थर्ड, हम ऐसा मान लेते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा अपोजिट का क्या मतलब, ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड, पक्का बात ना। ये ऐसा, एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन मींस अपोजिट डायरेक्शन बोले तो एंगल इज 180 डिग्री। हाउ मच, 180 डिग्री। इसका मतलब कि अपोजिट में है तो थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट हो गया r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री एंड cos 180 का वैल्यू -1, तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -2ab मीन्स r इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू a माइनस बी। इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट होगा
वो दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होगा। मीन्स ए बोले तो बिग मैग्नीट्यूड वाला ये वेक्टर है, और बी बोले तो इसका मैग्नीट्यूड लेस है, स्मॉल मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड। और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, वो ध्यान दो आप, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग बिगर वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ होगा। जैसे आप ना समझ लो ये एक बॉल है, इधर 10 न्यूटन लगा, इधर 3 न्यूटन लगा, तो नेट फोर्स कितना 10 - 3, नेट फोर्स हो गया आपका 7 न्यूटन। 7 न्यूटन की वजह से जो ये बॉल जाएगा वो किधर जाएगा, 10 न्यूटन की तरफ जाएगा। मीन्स बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की तरफ। पक्का बात है। दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको स्टडी किया। अब मैंने बताया कि आपको स्टडी कैसे करना है। बिल्कुल आप एयरफोन लगा लो, ये एकदम कूल, आप अपने रूम में पैक हो जाओ, टेबल पे पैक हो जाओ आराम से। जैसे जैसे मैं लेक्चर का मेरा फ्लो होता है वैसे वैसे आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, मस्त समझ में आएगा। आई होप आपका बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर।